हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सीबी का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिप्रिसिएशन कवर किया था। अब इस वीडियो से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंटरीज कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंटरीज। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 में आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के ऊपर स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। ये याद रखना, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, या किसी भी कंपनी में जितने भी गुड्स के स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम इन्वेंटरी बोलते हैं। जहाँ हमारे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, उसके बाद उस रॉ मटेरियल को थोड़ा प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसे हम वर्किंग प्रोग्रेस बोलेंगे। और लास्ट में जो कंप्लीट प्रोडक्ट होता है उसे हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। यहाँ तक इन्वेंटरी का कंसेप्ट क्लियर है। अब फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं। या सबसे पहले रॉ मटेरियल्स में देखते हैं। सोचो कि किसी स्वीट्स की शॉप है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ रॉ मटेरियल मिल रहेगा। लेकिन उसी के साथ हम बाकी चीज़ों को भी रॉ मटेरियल में इंक्लूड करते हैं, चाहे उससे हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी रेस्टोरेंट में आपको टिश्यू पेपर या सोप बॉटल मिलेगा। अब ये खाना बनाने में तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, लेकिन लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने में वो ज़रूरी है, इसलिए वो रॉ मटेरियल में इंक्लूड होगा। उसी तरह लूज टूल्स जैसे कि हैमर और स्क्रूड्राइवर को भी हम रॉ मटेरियल में लेते हैं। अब ऐसे टूल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ उनका प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता। यहाँ फिर भी हम ऐसे लूज टूल्स को रॉ मटेरियल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग प्रोग्रेस बहुत इजी है। या स्वीट शॉप को कंसिडर करेंगे तो आएगा मेवा या खोआ, उससे आगे के स्वीट्स बनेंगे। नेक्स्ट होता है फिनिश गुड्स। अब यार स्वीट शॉप में फिनिश गुड्स स्वीट ही रहेंगे, बहुत सिंपल है। लेकिन ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट्स किसी कंपनी का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है उसे ही हम फिनिश गुड्स बोलेंगे। कोई और चीज़ को हम सेल भी करें उसे हम इन्वेंटरी कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, या किसी भी स्वीट शॉप में आपको ऑयल का रॉ मटेरियल मिलेगा। अब यह ऑयल यूज़ करने के बाद शॉप वाले के पास बहुत सारे ऑयल के टिन जमा हो जाते हैं, उसे वो बाज़ार में बेच भी सकता है। अब क्या हम इसे भी इन्वेंटरी समझेंगे? नहीं फ्रेंड्स, स्वीट शॉप वाले का बिजनेस ऑयल के टिन बेचना नहीं है, इसलिए हम उसे इन्वेंटरी नहीं मानेंगे, बल्कि उसे हम अदर एसेट्स के सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आपको कंसिडर क्लियर हो गया? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Inventories are described by IAS 2 as assets which are kept in usual course of business for sale, that is finished goods, then in the manufacturing process for the transaction, that is work in progress, and in the form of product or supplies to be consumed in the manufacturing or service rendering process, including consumables and loose tools which are raw materials. अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 में या किन किन चीज़ों को इन्वेंटरी कंसिडर नहीं किया है। या सोचो कि आपका बिल्डिंग बनाने का बिजनेस नहीं है और आप खुद के बिजनेस के लिए एक ऑफिस बना रहे हो, तो उसे आप इन्वेंटरी कंसिडर नहीं करोगे। नेक्स्ट, या सर्विस सेक्टर में इन्वेंटरी कंसिडर नहीं करते हैं, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद शेयर्स, बॉन्ड, देन डिबेंचर जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने को हम इन्वेंटरी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एनिमल्स को हम इन्वेंटरी कंसिडर नहीं करते। यहाँ तक नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम इन्वेंटरी नहीं कंसिडर करते। नेक्स्ट, अगर कोई मशीन का स्पेयर पार्ट है जो कि बस उसी मशीन को यूज़ होता है, सो फिर हम उस स्पेयर पार्ट को इन्वेंटरी कंसिडर नहीं करेंगे। सो आप समझ गए सारे कंडीशंस। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। In the following instances, this AS2 inventory valuation does not extend to work in progress under building contracts, including service contracts directly related to them. It is especially covered by AS7 construction contracts. Then work in progress in the ordinary course of service providers business. After that, owned as stock in trade shares, debentures, and other financial securities. After that, inventories of animals, agriculture, and forest products. After that, natural resources like minerals, oils, ores, and gas by producers to the degree that they are calculated in compliance with well-established practices in those industries at net realizable value. Then at last, the spare parts which is used in specific machine. अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इन्वेंटरीज का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। देखो, इन्वेंटरी का वैल्यूएशन दो चीज़ों पे डिपेंड रहता है। एक है कॉस्ट प्राइस और या दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट आएगा उसे हम इन्वेंटरी के वैल्यूएशन में कंसिडर करेंगे। अब फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस की जनरल आइडिया आपको आ गई होगी।
लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? इसका मीनिंग सिंपल है, मार्केट में जो आपको सेलिंग प्राइस मिलती है माइनस उस प्रोडक्ट को सेल करने में कितना खर्चा हो रहा है। सो इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल। सिंपल है। So net realizable value (NRV) is a common method used to evaluate an asset's value for inventory accounting. It is found by determining the expected sale price of an asset and all the costs associated with the eventual sale of the asset and then calculating the difference between these two. और फ्रेंड्स, हमने देखा कि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का लोअर प्राइस लेते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक है आइटम बाय आइटम बेसिस और या दूसरा ग्रुप बेसिस। ग्रुप बेसिस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है और वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल ऑयल, यहाँ किसी भी दो ऑयल के टिन पे डिफरेंस नहीं रहेगा। सो ऐसे केस में हम ग्रुप बेसिस यूज़ करेंगे। लेकिन जब हर प्रोडक्ट या ज़्यादातर प्रोडक्ट सेम नहीं रहते तो हम आइटम बाय आइटम बेसिस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेकंड हैंड कार होलसेलर डीलर है तो उसके पास मारुति, हुंडई, देन टाटा, होंडा वगैरह अलग अलग कार रहेंगे, सब प्रोडक्ट सेम नहीं रहेगा। या फिर आप फर्नीचर ले लो, या सब फर्नीचर सेम नहीं रहते, यहाँ कभी डाइनिंग टेबल रहेगा, या फिर कभी सोफ़ा रहेगा, या कभी अलमारी रहेगी, राइट। सो इसे भी हम आइटम बाय आइटम बेसिस पे यूज़ करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So application of lower value is done as follows. A comparison can be made the item by item or by the group of items. Item by item basis is a method which is followed if inventories contain different type of stock based on brand or size. And group basis is the method which is followed if the inventories are of similar nature. और फ्रेंड्स, हम इन दोनों बेसिस का एग्जांपल लेते हैं। या सबसे पहले ग्रुप बेसिस का एग्जांपल लेते हैं। सो चूँकि एग्जांपल है, the cost price is rupees 50,000, then market price is rupees 60,000. After that, commission is 10%. At last, the transport expense to complete sale is 3,000. अब अगर हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना है तो वो आएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू 60,000 इंटू 0.9 माइनस 3,000. सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू 54,000 माइनस 3,000 विच इज़ 51,000. अब फ्रेंड्स, हमारे कॉस्ट और एनआरवी में कॉस्ट कम है, इसलिए हम कॉस्ट को इन्वेंटरीज वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू 51,000. सो वी विल टेक कॉस्ट एज वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज. नेक्स्ट हम आइटम बाय आइटम बेसिस देखते हैं। सोचो कि 3 तरह के आइटम कंपनी के पास है, हम उनका कॉस्ट और एनआरवी देखेंगे और उनमें से लोअर वैल्यू लेंगे। सोचो कि ए का कॉस्ट है 40 और एनआरवी है 28, तो लोअर अमाउंट आएगा 28. नेक्स्ट बी का कॉस्ट है 39 और उसका एनआरवी है 32, तो लोअर अमाउंट आएगा 32. और लास्ट में सी का कॉस्ट है 16 और एनआरवी है 24, तो लोअर अमाउंट आएगा 16. अब हम यहाँ इनका टोटल करते हैं। कॉस्ट का आएगा 95, देन एनआरवी का आएगा 84 और यह लोअर का आएगा 76. अब फ्रेंड्स, अगर हमने सबका मिला के लोअर अमाउंट लिया रहता तो आंसर 84 आया रहता, लेकिन आइटम बाय आइटम बेसिस पे लोअर अमाउंट लेने की वजह से आंसर 76 आएगा। क्लियर है? अब फ्रेंड्स, आपको ये कंसेप्ट समझ गया होगा कि किस तरह हम कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू की लोअर अमाउंट लेते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है। सो यहाँ ये याद रखिए कि फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ये दोनों कंसेप्ट हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स को समझते हैं। फिनिश गुड्स के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने 3 मेथड दिए हैं। एक है स्टैंडर्ड मेथड, देन देयर इज रिटेल प्राइस मेथड और या थर्ड टू बी कैलकुलेटेड, यानी इस मेथड में हमें कैलकुलेशन करके कॉस्ट लानी पड़ती है। सो चलिए हम एक एक करके इन मेथड्स को देख लेते हैं। यह सबसे पहले स्टैंडर्ड मेथड, ये वो सिंपल है। इसमें आपको प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑलरेडी दिया रहता है, या बस हमने इसे नंबर ऑफ गुड्स के मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सोचो कि एग्जाम्पल है, सो ए कंपनी ए प्रोड्यूसेस कोल्ड ड्रिंक्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक बॉटल टू कंपनी इज ₹5. देन द कंपनी प्रोड्यूसेस 80,000 कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। या हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट भी दिया है और या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी दिया है।
So the cost of finished goods is equal to standard cost into number of goods. So the cost of finished goods is 5 into 80,000, that is 4 lakh. क्लियर है ये मेथड। नेक्स्ट हम रिटेल प्राइस मेथड देखेंगे। ये भी सिंपल है, यहाँ बस हमें एक बचपन का फॉर्मूला यूज़ करना है, विच इज़ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सो या बेसिकली अगर हमें कॉस्ट प्राइस लाना है तो यहाँ प्रॉफिट को रिटेल प्राइस से माइनस कर दो। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। Yes, the company A produces cold drinks. Retail price of a cold drink bottle in the market is ₹8, and the company produces 80,000 cold drink bottles. Find the cost of inventory if gross profit margin is 20%. अब फ्रेंड्स इसमें हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना होगा, तो वो आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू रिटेल प्राइस इंटू 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 0.2, दैट इज 8 इंटू 0.8 विच इज़ ₹6.4। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट आने से अब कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालना बहुत ईजी है। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ गुड्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू 6.4 इंटू 80,000 विच इज़ ₹5,12,000। सो आपको रिटेल मेथड क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स ये दो मेथड्स तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन मेथड समझेंगे जो लेंदी है, इसलिए इस पर आप फोकस कीजिए। यहाँ हम कॉस्ट के सारे कंपोनेंट ऐड करके यहाँ टोटल कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ऑब्वियस ही बात है कि कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, सो उस रॉ मटेरियल के कॉस्ट को हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कॉस्ट लगता है, उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। अब इस कन्वर्जन कॉस्ट के अंडर क्या आता है वो देख लेते हैं। या सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये ऑब्वियस है कि आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर लगेंगे, जिसकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स का मतलब कॉस्ट ही होता है, उसमें आता है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और या फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें से हम देखते हैं कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसे कॉस्ट होते हैं जो फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि उसमें आएगा रॉ मटेरियल जैसे कि मेवा या ऑयल या शुगर जिससे हम स्वीट बना सके, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ रहा है। हम यहाँ बाकी कॉस्ट कंसिडर करते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल स्वीट पैक करने के लिए बॉक्सेस या उसे टेप करने के लिए डक्ट टेप लगता है, या फिर मशीन को ऑयल देने के लिए मशीन ऑयल लगता है। अगर यह मशीन बहुत बड़ी है तो प्रोडक्शन के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, राइट। ये बस डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हम इन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ बस ये चीज़ याद रखो कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड से एक्चुअल प्रोडक्शन पर डिपेंड रहता है। ओके। नेक्स्ट हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं। इसमें आपको स्वीट्स रखने के लिए रेफ्रिजरेशन लगेगा, फिर उसका फैक्ट्री के लिए मैनेजर लगेगा, या फिर फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस लगेगा। ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्शन कुछ भी हो, इस पर आपको खर्चा करना पड़ता है, राइट। अब यहाँ एक बात ध्यान रखो कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स ये एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं रहता, बल्कि नॉर्मल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, जिसे हम एवरेज प्रोडक्शन भी बोलते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एवरेज प्रोडक्शन को अज्यूम करके ही हम फिक्स एसेट यूज़ करते हैं, राइट। सो ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा। नेक्स्ट आता है अदर कॉस्ट, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन जैसे कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये स्पेसिफिकली बताया है कि क्या कॉस्ट हमने अदर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। उसमें आता है गोडाउन कॉस्ट, मतलब गोडाउन के लिए जो भी रेंटल कॉस्ट आएंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट लोन का इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाले छोड़ के जो भी एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट है उन्हें हम नहीं लेंगे। फिर प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग या सेल करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है ये। और फ्रेंड्स आपको सब कॉस्ट समझ गया होगा। इन सब का टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। या हमें पर्टिकुलर पीरियड में क्या कॉस्ट मिल रहा है वो समझ गया, लेकिन हमारे इन्वेंटरी में जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉस्ट हमें नहीं मिला। इसलिए हम यहाँ पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट निकालेंगे,
that is total cost of finished goods produced divided by number of goods produced during the period। इससे आपको हर यूनिट को कितना कॉस्ट आया वो मिल जाएगा। फिर हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकाल सकते हैं, वो आएगा कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और फ्रेंड्स, हमने अब तक जो पढ़ा उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यह एग्जांपल है ABC Limited produces Pepsi in the month of April. It produces 1 lakh bottles of Pepsi. Following expenses incurred in the month of April. First is direct material cost of 8 lakhs. Then there is labor cost of 2 lakhs. Then there is indirect material cost of 1 lakh. Then there is fixed production overhead of 2.5 lakhs. At last, transport cost of store is 50,000. Normal production capacity is 1.2 lakh bottles. Calculate the cost per unit. और फ्रेंड्स, यहाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, दैट इज़ 8 लाख। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, दैट इज़ 2 लाख। उसके बाद हमें इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है जो कि वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट होता है। ये कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख बॉटल्स के बेस्ड है, इसलिए हम पूरा अमाउंट लेंगे, दैट इज़ 1 लाख। नेक्स्ट हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पता है, दैट इज़ 2.5 लाख। अब आप सोचेंगे कि हमने फिक्स कॉस्ट पूरा 2.5 लेना चाहिए, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। आपको मैंने बताया था कि फिक्स कॉस्ट नॉर्मल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, जो हमारा है 1.2 लाख बॉटल्स। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन उतना हुआ है क्या? नहीं, वो बस हुआ है 1 लाख बॉटल्स। इसलिए हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को भी 1 लाख बॉटल्स के लिए एडजस्ट करेंगे। तो वो आएगा 2.5 लाख डिवाइड बाय 1.2 लाख इंटू 1 लाख, which is 2,08,333। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट हमें अदर कॉस्ट दिया है, दैट इज 50,000। सो यह टोटल कॉस्ट आ रहा है 13,58,333। इसकी मदद से हम कॉस्ट पर यूनिट इजीली निकाल सकते हैं, विच इज द कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सो कॉस्ट पर यूनिट इज 13,58,333 डिवाइड बाय 1 लाख, विच इज़ 13.58। अब फ्रेंड्स, इसमें मुझे आपको एक और बात बतानी है। हमने देखा कि एक्चुअल प्रोडक्शन था 1 लाख और या नॉर्मल प्रोडक्शन था 1.2 लाख। सो एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से कम है, इसलिए हमने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को एडजस्ट किया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्शन 1.5 लाख रहता था, यानी कि नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़्यादा रहता था, सो फिर उस केस में हमने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को क्या लिया रहता? सो याद रखिए कि ऐसे केस में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिपेंड रहता है, यानी कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इस केस में आएगा 2.5 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख और एक्चुअल प्रोडक्शन है 1.5 लाख, सो आंसर आएगा 2.5 लाख। ये बस एक एग्जम्पशन है कि जब एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़्यादा होता है तो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन अज्यूम करना पड़ता है। अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको ये फैक्ट बहुत सिंपल लगेगा। जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से कम रहेगा तो हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को एडजस्ट करके कम करेंगे, और जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन जितना रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, फिर उस समय हम पूरा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको कैलकुलेशन मेथड में बताया वो सब मैंने वर्ड्स में नोट डाउन किया है। ये मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। So the cost of goods include the following, that is direct material purchase cost, then there is concession cost, then there is other cost including delivering inventories in their current location and condition. First is cost of direct material, that is purchase. When determining the cost of purchase, the following should be considered. First is purchase cost includes then taxes and levies other than those that are recoverable from tax authorities. Then there is commission on purchase. Then there is transfer cost on transport. Then there is other expenditure directly incurred on the purchase, and trade discounts, rebates, tax exemptions and other similar deductions are deducted in determining the purchase cost. After that we have conversion cost, which has the concession cost include all costs incurred during the production process to complete the raw materials into finishing goods. The conversion cost include the systematic allocation of the fixed variable heads acquired by the entity during the production process. The following are the cost of conversion. First is direct cost, then fixed high cost, that is the fixed factory overheads, then high variable cost, that is variable factory overheads. Here in direct cost, all costs are directly related to the production unit as direct workers.
Next, we have fixed high cost, that is fixed factory overheads. So fixed factory overheads are those indirect costs incurred by the business regardless of the production volume. These are costs that remain constant regardless of production volume, such as depreciation, then the construction maintenance cost, administrative cost, rent cost, insurance cost, etc. Here the distribution of the fixed production heads is based on the average volume of production areas. If the actual production exceeds the normal production, then fixed factory cost overheads will be based on actual production. After that, high variable cost, that is variable factory overheads. These are those indirect production costs that directly differ from the product capacity. These are costs that will be incurred based on actual production capacities, such as packaging cost, indirect performance. After that, there is other cost. These are all other costs incurred in bringing the goods into place and current status. For example, the construction costs incurred in a specific customer order. Then there is transporting from factory to godown. If there are products from which the main products are made, their costs should be indicated separately. If they do not appear different, then the allocation can be made to the estimated sales value of the main product and the manufactured product. Other costs that should not be included are cost of any uncommon waste cost, borrowing cost, that is interest, and storage expense, that is godown, then office and administrative expenses, and then cost of sales and distribution unless the costs are significant in the production process. So all the costs occurred outside the factory are not included. So friends, इस वीडियो के लिए इतना ही. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज का आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.